हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर उनको देख लीजिएगा, इसलिए कि ये जो 3rd पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट। और ये लिमिट टेस्ट क्या है, ये बेस्ड है कि आपने एरर्स पढ़ रखे हों, आपने इम्प्योरिटीज़ पढ़ रखा हो, तब उसके बाद ये आपको पढ़ना चाहिए लिमिट टेस्ट, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना। अब वो जो 2 पार्ट्स हैं वो आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट। ठीक है ना। लिमिट टेस्ट पढ़ना है हमको, कई सारे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उसका प्रिंसिपल और उसका प्रोसीजर पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। अब आपके सिलेबस में एक दे रखा है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, और उसके बाद फिर लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। उसके अंदर हम लोगों को उसमें तो सिर्फ आपके सिलेबस में एक दे रखा है आर्सेनिक, लेकिन 2 पढ़ेंगे हम लोग, लेड और आर्सेनिक हैवी मेटल के अंडर में। तो ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से यानी फर्स्ट चैप्टर से जो मतलब हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं दूंगा। फिर उसके बाद आपको अलग अलग स्टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 1 से 2023 के अंदर, वो मैं आपको दूंगा ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। समझ रहे हैं। लिमिट टेस्ट तो आप करिएगा बाद में, पहले समझिए कि लिमिट टेस्ट है क्या और क्यों किया जाता है इसको। तो लिमिट टेस्ट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कहते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है, अब इम्प्योरिटीज़ ना पूछिए कि क्या है, इसलिए कि इम्प्योरिटीज़ आप पढ़ के आ चुके हैं पीछे। ठीक है ना। तो जिसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। और असल में यही हम लोग इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। लिमिट टेस्ट के ज़रिए से हम लोग मेन काम क्या है कि इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम लोग इम्प्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे कि हाँ इसके अंदर इम्प्योरिटी है, तभी तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, उसको निकाल पाएंगे। तो इसका मेन काम क्या है लिमिट टेस्ट का, कि इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और ये देखते हैं कि कितना ज़्यादा अमाउंट में कोई भी इम्प्योरिटी किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर मौजूद है। मतलब कोई भी दवा है, जो भी दवा बनती है तो उसका लिमिट टेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो क्या मतलब जाके बॉडी के अंदर नुकसान पहुंचा सकती है, या दवा के क्या कहते हैं जो मेन, या दवा का जो मेन फंक्शन है उसको अल्टर कर सकती है, उसके प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर सकती है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, निकाल के बाहर करते हैं। तो पहले उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है ना। अब इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं जो मतलब टॉक्सिक होती हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हैं। ठीक है ना। जिनसे हमको कोई नुकसान नहीं है, वो अगर प्रेजेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये लिमिट टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, इसका एक मोटा मोटा सा खाका पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और ये जो मतलब प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ ये सब में अप्लाई होगा, सिर्फ आर्सेनिक में अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारों में यही इंस्ट्रूमेंट, यही एपरेटस, यही सारी चीज़ें तकरीबन यूज़ होंगी, प्रोसीजर यही होगा। तो लिमिट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप समझ रहे हैं कि लिमिट टेस्ट क्या है। हमने कोई दवा बनाई, कोई भी सब्सटेंस बनाया, उसके अंदर हमको चेक करना है कि कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। तो मान लीजिए हम लोग अब आयरन के बारे में चेक करने, अब मान लीजिए हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि हमने ये पैरासीटामोल की दवा बनाई है, इसके अंदर आयरन तो नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे समझिए, हमने एक क्या किया, एक नेसलर सिलेंडर लिया। ठीक है ना। नेसलर सिलेंडर में ही करते हैं इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, आप टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्या कहते हैं, हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया जिसमें बताया गया कि कौन सा लिमिट टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसमें मेंशन है कि आप एक क्या करेंगे, नेसलर सिलेंडर लेंगे। ठीक है ना। एक आपने एक नेसलर सिलेंडर ले लिया, ठीक, एक और लेंगे दूसरा, 2 हम लोग लेंगे। ठीक है ना। अब 2 हमने ले लिया और आपको मालूम है कि हमारा जो क्या कहते हैं केमिकल सब्सटेंस है, जो भी दवा है, उसमें आयरन है या नहीं है हमको मालूम नहीं है, यही तो चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं इसको, हम लोग कंपेयर करते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन से जिसके बारे में हमको मालूम है कि इसके अंदर या इस दवा के अंदर इतना अमाउंट में क्या है, आयरन है। समझ रहे हैं ना। तो उसको हम लोग लेते हैं और फिर कुछ प्रोसीजर करके दोनों को कंपेयर करते हैं। तो जो हमने दवा बनाई है जिसके बारे में हमको चेक करना है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं
सैंपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। हमने कोई दवा बनाई है तो वो हमारा क्या है, सैंपल, ठीक है ना। तो उसको टेस्ट सॉल्यूशन बोलते हैं या सैंपल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो दवा हमारे पास पहले से है, जो केमिकल हमारे पास पहले से जिसके बारे में हमको मालूम है, ठीक है ना, जिससे हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि उसमें कितना अमाउंट में क्या है। मान लीजिए आयरन को ले रहे हैं तो हमको मालूम है कि उसके अंदर 2 ग्राम या 2 मिलीग्राम आयरन है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ प्रोसीजर हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक प्रोसीजर ऐसा है जो दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। एक मतलब प्रोसीजर का एक पार्ट ऐसा है जो दोनों में डिफरेंस होगा, बाकी आगे के जितने प्रोसीजर है दोनों में सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो हमने सैंपल बनाया है उसको लेंगे हम, ठीक है ना। अब उसमें जो भी मोनोग्राफ में दे रखा है कि कितना अमाउंट में लेंगे, कैसे उसको डिजोल्व करेंगे, कितने पानी में डिजोल्व करेंगे, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो जिसका भी आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए पैरासीटामोल का निकाल रहे हैं आप, उसके अंदर आयरन चेक करने जा रहे हैं, तो आपके क्या कहते हैं, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर लिखा है कि कैसे निकालेंगे। तो उतना अमाउंट आपने ले लिया, ठीक। अब इसके बाद कुछ प्रोसीजर है वो हम लोग करेंगे, ठीक। तो ये एक चीज़ आपने इसमें कर लिया। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर आयरन पहले से मौजूद होगा, ठीक है ना, आयरन पहले से मौजूद होगा और हमको ये भी मालूम होगा कि वो कितना अमाउंट में है, इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद जो प्रोसीजर होंगे वो सेम होंगे, इसमें भी वही होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। फिर लास्ट में 2 4 5 मिनट के लिए उसको रख देंगे। फिर उसके बाद इसमें एक कलर दिखता है, अगर इसमें जो कलर आ रहा सेम वही कलर इसमें भी आ जाता है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर आयरन मौजूद है। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं सारा प्रोसीजर कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे, क्लोराइड का। आपके सिलेबस में सबसे पहले दे रखा है क्लोराइड का लिमिट टेस्ट लगाने के लिए, लिमिट टेस्ट करने के लिए। तो चलिए लिमिट टेस्ट हम लोग लगाते हैं क्लोराइड का। पहले इसको मिटा देते हैं। उससे पहले एक चीज़ और आपको देखना है कि इंपॉर्टेंस क्या, आपके सिलेबस में कई बार पूछ लेता है एग्जाम में भी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है लिमिट टेस्ट का। तो कुछ तो आपको पहले ही पता चल गया होगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इट इंश्योर दैट दी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। इससे हम लोग ये इंश्योर करते हैं, ये यकीनी बनाते हैं कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यानी जो हमारी दवा बन के अब मार्केट में बिकने के लिए जा रही है, वो क्या इम्प्योरिटीज़ से फ्री है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है। दूसरा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल। टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए, या बल्कि आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए क्या हार्मफुल हो सकता है। ऐसे क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट दी स्टैंडर्ड क्वालिटी विच आर सेट बाय दी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। जो क्या है दवाओं को रेगुलेट करती हैं, चलाती है, देखती हैं कि दवा स्टैंडर्ड क्वालिटी की है या नहीं है, इसके अंदर खराबी तो नहीं है। तो उनकी क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड पे लाने के लिए दवाओं को, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट लगाते हैं, ताकि हम लोग उस दवा को उस क्वालिटी तक पहुंचा सकें जिस क्वालिटी पे ये लोग, जो हमारी क्या अधिकारी लोग हैं, वो मांगते हैं। ऐसे क्या, इट इंश्योर दैट ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीच टू द मार्केट। इससे ये भी इंश्योर होता है, यकीनी बनाते हैं हम लोग कि सिर्फ अच्छी क्वालिटी की दवा ही मार्केट को पहुंच रही है, उसमें कोई टॉक्सिक या नुकसान देने वाली दवाएं नहीं पहुंच रही हैं। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, इसका प्रिंसिपल क्या है पहले वो समझते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब प्रिंसिपल में ना आपको खास तौर से 2 चीज़ें ध्यान देनी है कि कौन से 2 केमिकल्स मेन ऐसे हैं जो क्या है, मतलब जब आपस में वो रिएक्शन कर रहे हैं तो उनके रिएक्शन करने की वजह से कुछ कलर आ रहा है या फिर क्या कुछ प्रिसिपिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग क्या है लिमिट टेस्ट कर रहे हैं वो इसके अंदर है या नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। तो जो हम लोग क्या है क्लोराइड का लिमिट टेस्ट लगा रहे हैं, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग ये मतलब कैसे याद करेंगे, मैंने इसमें कलर अलग दे रखा ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूबल क्लोराइड लेते हैं। सोल्यूबल मतलब जो घुल जाए पानी के अंदर, ठीक है ना, तो वो ले लिया, ठीक है ना। तो उसके साथ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 को हम लोग क्या करते हैं, AgNO3 को क्या कहते हैं क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। और क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है ना।
हैं। और ये नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं ये भी इसकी ज़रूरत होती है, इसका कुछ फ़ायदे भी हैं। एक तो ये कि क्या करता है, नाइट्रिक एसिड उस एसिडिक बना देता है उस मीडियम को, ठीक है ना, चूँकि ये रिएक्शन कराने के लिए हमको एसिडिक मीडियम चाहिए, इसलिए भी इसको डालते हैं। और दूसरे नाइट्रिक एसिड हम ये करता है कि इन दोनों के रिएक्शन को आसानी से होने देता है, किसी तीसरे को इंटरफेयर नहीं करने देता है कि वो आके इसके साथ में रिएक्शन कर गया, वो बैठा देख ही रहा है अभी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इन दोनों के रिएक्शन को आसान कर देता है कि बहुत आसानी से आपस में मिलकर रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो समझिए एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है, ठीक। अब जब ये रिएक्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट का क्लोराइड के साथ, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट का क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो फिर क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और जब सिल्वर क्लोराइड बनता है तो फिर क्या होता है, वो अपीयर होता है, यानी वो दिखने लगता है सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में, यानी प्रिसिपिटेशन हो जाता है उसका, ठीक है ना। क्या होता है, प्रिसिपिटेशन, यानी छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स उसके बन जाते हैं। अब हो सकता है कि वो पानी में ऊपर तैरने लगे बीच में, या हो सकता है आके नीचे बैठ जाए। प्रिसिपिटेशन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। जब वो प्रिसिपिटेशन बनेगा तो धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। जब सफ़ेद सफ़ेद से टुकड़े बन जाएंगे तो दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो वो टर्बिडिटी अगर आती है तो हम लोग मानते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्लोराइड है। अगर टर्बिडिटी नहीं आती है इसका मतलब क्लोराइड नहीं है, इसलिए कि अगर क्लोराइड नहीं होगा तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या है, कोई प्रेसिपिटेशन बनाएगा ही नहीं, सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो अब कैसे हम लोग करेंगे इसको देखते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। आपको इधर वाला बस याद कर लेना, इधर वाला आपको याद नहीं करेंगे तब भी चलेगा, सिर्फ ये आपको याद करना है अभी जो मैंने बताया ना। तो ये समझिए कि हमने इधर एक नेस्लर सिलेंडर ले रखा है, ठीक, एक हमने इधर ले रखा है नेस्लर सिलेंडर, में यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक इधर हमने ले लिया नेस्लर सिलेंडर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले द टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग इन वाटर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम जिस भी दवा का हमको क्या करना है, लिमिट टेस्ट करना है क्लोराइड का, ठीक है ना। मान लीजिए हमको डाइजेपाम का करना है, तो डाइजेपाम लिया और उसको हम लोग क्या है, वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेंगे। अब कितना लेंगे, जितना क्या मतलब आपको बताया गया है आपके फार्माकोपिया के अंदर या मोनोग्राफ के अंदर, ठीक है ना, ठीक। और उसको बाद डिजोल्व करने के बाद उसको हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, आपके नेस्लर सिलेंडर के अंदर, इसमें हमने डाल दिया, ठीक है ना। जो भी हमने सैंपल बनाया, जो भी सॉल्यूशन बनाया, हमको अभी उसके अंदर मालूम नहीं है कि क्लोराइड है या नहीं है, ठीक। एक काम हमने इधर किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले में नेस्लर सिलेंडर में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो इसमें हम लोग वो सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर हमको पहले से मालूम है कि क्लोराइड है, ठीक है ना। तो कितना लेंगे, टेक 1 ml ऑफ 0.05845, ठीक है ना। ये याद रख लीजिएगा किसी भी तरीके से, ठीक है ना। अब इसका कोई ट्रिक तो नहीं है कि आपको याद कराऊं, तो ये वाला आप 2-3 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे जब, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना परसेंट है, क्या है मतलब हमने एक सॉल्यूशन बनाया किसका, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना। और वो क्या है, वेट बाई वॉल्यूम है। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए हमने कोई भी केमिकल, दो चीज़ों को आपस में डिसॉल्व किया, तो उसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जिसमें किसी चीज़ को हम लोग घोल रहे हैं, जिसमें किसी चीज़ को घोलना है वो सॉल्वेंट होता है, और जो चीज़ घोली जा रही है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें मान लीजिए 100 ml का हम लोग एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसमें हमने क्या है, मान लीजिए हमने इसमें जो पानी लिया, पानी सॉल्वेंट, तो हमने उसको किस में नापा, वॉल्यूम में नापा, ठीक है ना, वॉल्यूम में। यानी कि उसको हम लोगों ने लीटर में नापा, मिली लीटर में नापा, ठीक है ना। किस में नापा, मिली लीटर में। 100 ml 100 मिलीलीटर में हमने उसको लिया, ठीक। अब उसके बाद जो दवा हम लोग उसमें मिला रहे हैं, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड इसके अंदर मिला रहे हैं, तो इसको हम लोग मतलब किस में ले रहे हैं, इसको हम लोग वेट करके ले रहे हैं। समझ में आ रही बात की। और मान लीजिए अब हमने ये ml में ले लिया, और जो सोडियम क्लोराइड इसमें हम लोग मिला रहे हैं, तो इसको हम लोग ग्राम में नाप रहे हैं, ठीक है ना, मिलीग्राम में। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। और एक बनता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, V बाई V आता है। तो इसमें क्या है, मतलब जो हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं उसको भी हम लोग क्या है, वॉल्यूम लीटर में नाप रहे हैं, और जो हमारा क्या कहते हैं सॉल्यूट आ रहा है उसको भी हम लोग लीटर में नाप रहे हैं। तो जब दोनों को लीटर में नापते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और जब हम लोग सॉल्वेंट को लीटर में नापते हैं, यानी मिली लीटर में 100 ml में, और जो हमारा सॉल्यूट उसके अंदर आ रहा है उसको हम लोग जब क्या कहते हैं
ग्राम में नापते हैं, मिलीग्राम में, तो वो होता है हमारा वेट बाय वॉल्यूम। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन हमने बनाया और उसके अंदर जो क्या कहते हैं सोल्यूट है वो कितना है, इतना है 0.0584 सोडियम क्लोराइड को इसको हमने घोला इसके अंदर। तो उस पूरे का वो जो सॉल्यूशन बना उसमें से हम लोग 1 ml लेंगे। समझ में आ रही बात? हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर सिर्फ ये कितना है, इतना ही % है ही इसके अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर इसकी मात्रा कितनी है 0.0584, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। उसका हम लोग 1 ml लेंगे, ठीक, और उसको भी नेस्लर सिलेंडर में डाल देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, तो नाइट्रिक एसिड लेंगे 1 ml, इसमें भी डालेंगे, और 1 ml नाइट्रिक एसिड इसमें भी डालेंगे। ये पहले हमने डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद 1 ml नाइट्रिक एसिड इसमें भी डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसमें पानी मिलाते कितना, 50 ml तक। अब जो नेस्लर सिलेंडर होता है उस पर लिखा रहता है, ठीक है ना, इसीलिए नेस्लर सिलेंडर ले रहे हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे 10 ml हो रहा है, यहाँ पे 20 ml हो रहा है, यहाँ 30 हो रहा है, यहाँ 40 हो रहा है, यहाँ पे 50 हो रहा है। तो हमने जो भी अपनी दवाएं वगैरह जो कुछ भी मिलाया वो इतना, मान लीजिए इतना हुआ जो भी, ठीक है ना। वो सब डालने के बाद अब हम लोग इसमें पानी भरेंगे, कहाँ तक, 50 ml तक लेके जाएंगे पानी इसमें भी, और सेम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 50 हो रहा है तो यहाँ तक हम लोग पानी इसमें भर देंगे, उसी को बोलते हैं डाइल्यूट करेंगे पानी के जरिए से, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 ml AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, ठीक है ना। 1 ml लेंगे, तो वो भी हमने डाल दिया इसमें 1 ml, और 1 ml इसमें भी डाल देंगे। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए दोनों को रख देंगे। उसके बाद देखेंगे अब कि अब इसमें क्या टर्बिडिटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उसमें तो आएगी ही आएगी टर्बिडिटी, अगर हमने सही सारा किया है ना तो इसमें टर्बिडिटी आएगी हर हाल में, इसलिए कि इसमें क्लोराइड पहले से मौजूद है। और फिर ये क्लोराइड मौजूद है वो क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। तो वो तो हर हाल में इसमें टर्बिडिटी आनी चाहिए, लेकिन इसमें आ रही है या नहीं आ रही है ये असल मैटर करता है। तो अगर टर्बिडिटी उसी के जैसे इसमें भी आ रही है तो इसका मतलब ये कि जितना हमने इसमें मिलाया है उतना ही % इसमें क्लोराइड मौजूद है, ठीक है ना। और अगर उससे कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो पास कर रहा है, इसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा क्लोराइड नहीं है। अब ये जो टर्बिडिटी है इसको ओपेलेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओपेलेसेंस भी बोलते हैं। तो ये एक प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रोसीजर उसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अभी ऐसा ही क्या हमको लिमिट टेस्ट फॉर क्या कहते हैं सल्फेट का भी करना है, ठीक है ना। तो सल्फेट में क्या इसका प्रिंसिपल क्या है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट। इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, सोल्यूबल सल्फेट लेंगे, ठीक है। और किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ में कराएंगे, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड के साथ में इसका हम लोग कराएंगे रिएक्शन। इसमें रिएक्शन होता है और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के प्रेजेंस में होगा, ठीक है ना। और जब इनका रिएक्शन होगा यानी क्या कहते हैं सल्फेट का रिएक्शन होगा बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। और जब बेरियम सल्फेट बनेगा तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, प्रिसिपिटेशन होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड पार्टिकल से दिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। जब सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं इसका मतलब प्रिसिपिटेशन हो रहा है, तो ये प्रिसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना। जब बेरियम सल्फेट बनेगा तो छोटे छोटे दाने जैसी चीज़ें आ जाएंगी, तो उसकी वजह से फिर क्या है वो सॉल्यूशन हमको टर्बिडिटी उसमें आ जाएगी, दिखने लगेगा जैसे कि धुंधला धुंधला सा ना, मटियाला सा या धुंधला सा दिखने लग जाएगा। तो अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब ये कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने बनाया है या जो हमारी दवा है उसके अंदर क्या है, सल्फेट मौजूद है। तो उसमें भी सेम प्रोसीजर यही करेंगे हम लोग कि एक क्या कहते हैं नेस्लर सिलेंडर इधर लिया, एक इधर लिया, और उसके बाद फिर क्या करते हैं पूरा ये प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा मतलब बताया गया जितना अमाउंट उतना हमारे मोनोग्राफ के अंदर या फार्माकोपिया के अंदर उतना अमाउंट में हम क्या करेंगे, डिजोल्व कर लेंगे अपनी दवा को। मान लीजिए हमारे पास क्या है, आइबुप्रोफेन है, आइबुप्रोफेन को हमने पानी में डिजोल्व कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, नेस्लर सिलेंडर के अंदर ला के डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। क्यों डालते हैं, ये कितना डालेंगे, तो ये 2 ml डालेंगे हम लोग, ठीक है ना। कितना, 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे उसमें। और ये क्या क्यों डाल रहे हैं इसको, तो इसका भी फायदा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक तो सॉल्यूशन को एसिडिक बना देता है, क्योंकि ये जो काम, ये भी जो क्या कहते हैं लिमिट टेस्ट काम करता है वो एसिडिक मीडियम में करता है। दूसरे क्या है, और जो दूसरे सब्सटेंस हैं उनको क्या करता है, रोकता है कि सल्फेट आयन के साथ में वो रिएक्शन ना करें, ठीक है ना। अगर वही कर लेंगे तो फिर बेरियम क्लोराइड उनके साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो फिर ये हमारा प्रोसीजर कामयाब नहीं होगा। तो वो दूसरों को रोकने के लिए भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा काम करता है।
ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना जो मतलब सैंपल हमने बनाया था वो ले लिया, इसमें डाल दिया। ठीक, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ml डालेंगे, फिर उसके बाद हम पानी भरेंगे और 45 ml तक लेके जाएंगे। ठीक है ना, कितना 45 ml क्या करेंगे, नेस्लर सिलेंडर के अंदर पानी भर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट रीएजेंट इसके अंदर डालेंगे, कितना 5 ml। रीएजेंट मतलब बेरियम सल्फेट, यानी ऐसा केमिकल जिसके अंदर बेरियम मौजूद होगा। ठीक है ना, तो उसका एग्जांपल क्या, जैसे कि बेरियम क्लोराइड डाल देंगे। ठीक है ना, 5 ml बेरियम क्लोराइड हमने इसके अंदर डाल दिया। और यही सारा प्रोसीजर इधर भी करेंगे हम लोग। सिर्फ पहले में क्या करेंगे कि 1 ml हम लोग लेंगे 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 ml लेंगे पोटेशियम सल्फेट का, और वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें क्या उसकी मतलब ये पोटेशियम सल्फेट की मात्रा कितनी होगी, 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है ना, तो उस तरीके का बना हुआ सॉल्यूशन उसमें से 1 ml लेके इसके अंदर डाल देंगे। बाकी सारा यही प्रोसीजर उधर भी करेंगे, 5 मिनट के लिए रख देंगे। अगर वो उसमें टर्बिडिटी आती है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सल्फेट मौजूद है। अगर टर्बिडिटी नहीं आती है या कम आती है, इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ा मौजूद है। अब इसमें जो टर्बिडिटी आती है, जो धुंधलापन आता है, वही इसमें भी आएगा। इसमें तो आएगा ही आएगा, तो उससे हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर इसमें जो है उसके मुकाबले में अगर इसमें ज़्यादा मतलब टर्बिडिटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सल्फेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। और अगर उसमें जितनी टर्बिडिटी है उससे कम आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कम अमाउंट में है। और अगर दोनों का बराबर आ रहा है, इसका मतलब जितना इसमें है उतना ही उसमें भी है। ठीक है ना, अगला है आयरन का। ठीक है ना, तो इसमें हम किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा आयरन है उसको हम लोग क्या है, थियोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना, आयरन का रिएक्शन किसके साथ में होता है, थियोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक, और किसके प्रेजेंस में, ठीक है ना, और इसमें हम लोग 2 चीज़ों को वहाँ पे रखते हैं। ठीक है ना, 2 चीज़ों के प्रेजेंस में कराते हैं। एक होता है अमोनिकल सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अमोनिया मिला हुआ है, और दूसरा होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है ना, ये इसमें हम लोग क्या कराते हैं, समझिए रिएक्शन कराते हैं थियोग्लाइकोलिक एसिड का या थायोग्लाइकोलिक एसिड का आयरन के साथ में। ठीक है ना, और जब इनके साथ में रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करता है, तो बनता है आयरन थायोग्लाइकोलेट। ठीक है ना, जब आयरन इसके साथ में रिएक्शन करता है तो बनता है आयरन थायोग्लाइकोलेट, विच इज पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल इन कलर। अब इसमें जो कलर आएगा ना वो वेरी कर सकता है, रेंज कर सकता है, किसमें, पेल पिंक टू डीप रेडिश। ठीक है ना, डीप रेडिश पर्पल, इतना कलर उसमें हो सकता है। पेल तो जानते हैं मतलब हल्का पीला, पिंक तो आप जानते ही हैं, तो हल्का पीला या पिंक ये दोनों मिले हुए होंगे, तो वहाँ से वो भी दिख सकता है। या तो फिर क्या होगा, डीप रेडिश पर्पल कलर दिख सकता है उसमें। ठीक है ना, तो अगर ऐसा दिखता है इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर आयरन मौजूद है। तो प्रोसीजर क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना, टेक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैंपल। तो जो भी हमारा सैंपल है उसमें से जितना हमको बताया गया उतना लेंगे, ठीक, हमारे मोनोग्राफ के अंदर। फिर उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे टू 40 ml इन नेस्लर सिलेंडर। ठीक है ना, नेस्लर सिलेंडर के अंदर हम लोग 40 ml तक उसको क्या करेंगे, मतलब उसको पहले अपना जितना भी लेना था ले लिया। उसके बाद फिर उसको हम लोग पानी डालेंगे, 40 ml तक लेके आएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 ml ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है ना, जो कि आयरन से फ्री होना चाहिए। तो उसमें से ऐसा सॉल्यूशन जो कि जिसमें 20% वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड है, उसमें से हम लोग 2 ml ले लेंगे। ठीक है ना, और जो कि आयरन फ्री होना चाहिए उसको इसमें डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, 2 ड्रॉप्स लेंगे। ठीक है ना, 2 ड्रॉप इसमें से लेके इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे अमोनिया, कितना, 50 ml तक। ठीक है ना, 40 ml तक ये हो गया था। फिर उसके बाद 2 ड्रॉप हमने ये डाल दिया था, 2 ml ये डाल दिया था। अब उसके बाद जितनी जगह बच रही है, मान लीजिए कि ये 45 हो गया, सपोज दैट 45 ml हो गया, तो अब जितना है तो उसमें 5 ml और करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50 तक हम लोग पहुंचा देंगे अमोनिया को। ठीक है ना, ये नहीं कि 50 ml अलग से डालेंगे, नहीं, बल्कि इसमें 50 तक पहुंचाएंगे हम लोग अमोनिया को, 5 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक, और साथ में जब इधर वाला करेंगे तो साथ में ये भी इधर वाला भी करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि इसको पूरा करके छोड़ दिया फिर इसको करने बाद में, ऐसा नहीं, बल्कि हमने 2 लिया, एक इधर भी डालना है तो इधर भी डालना है, इधर डालना है वही चीज़ इधर भी डालना है। ठीक है ना, सिर्फ ये पहले वाले में डिफरेंस है, जिसमें क्या करते हैं 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन। ठीक है ना, एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कि आयरन पहले से मौजूद होता है, तो उसका 2 ml ले लेते हैं। ठीक, और उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं 40 ml तक। ठीक है ना, ये करने के बाद फिर ये जो सारे प्रोसीजर है सेम करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं उसके अंदर पर्पल कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ में क्या, वर्टिकली देखना पड़ता है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली नहीं,
ऐसे में नहीं दिखेगा बल्कि ऊपर से नीचे दिखेगा, ठीक है ना। ये कि हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पर्पल कलर, अगर दिखता है इसका मतलब ये कि इसके अंदर आयरन मौजूद है। अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, ठीक है ना। और ये देखो इसमें कुछ याद कराने की चीज़ नहीं है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन असल में आपको याद करना पड़ेगा कई बार, 3 बार 4 बार जब आप रिपीट करेंगे तब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। उसको लिखिए, बार बार लिखिए। एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप लिखिए बिना देख, एक बार देख के लिखिए, फिर उसके बाद उसको ज़बानी लिखिए, बिना देखे लिखिए, 2 बार 4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो क्या कहते हैं हैवी मेटल्स हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक इम्प्योरिटीज विद हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म ब्राउनिश कलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन कराते हैं हम लोग मेटेलिक इम्प्योरिटीज, या समझिए मेटल को हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में एसिडिक मीडियम के अंदर। तो उसमें हमको कलर कौन सा मिलता है, ब्राउनिश कलर मिल जाता है। अगर ब्राउनिश कलर मिलता है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इम्प्योरिटी मौजूद है, ठीक है ना, हैवी मेटल हैं। अब हैवी मेटल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, मेटल हैं और ये हैवी मेटल में आते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, इस टेस्ट को क्या है मतलब रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। अगर आप आर्सेनिक का भी निकालना है तो ये वाला प्रोसीजर इसमें प्रिंसिपल काम करेगा, मरकरी का निकालना है, कॉपर का निकालना है, और भी कई सारे हैं जो इस टेस्ट को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। 3 मेथड आपके सिलेबस, आपके क्या कहते हैं फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है हैवी मेटल्स के लिए, लेकिन उसमें से हम लोग सिर्फ एक ही प्रोसीजर देखेंगे और एक टेस्ट ले, और इसमें हम लोग 2 टेस्ट करेंगे, हर एक का नहीं करेंगे, सिर्फ लेड का और क्या कहते हैं आर्सेनिक का देखेंगे। आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तब हम लोग देखते हैं लेड का, ठीक है ना, लिमिट टेस्ट किसका, लेड का देखते हैं। प्रोसीजर क्या है, तो सेम प्रोसीजर करेंगे, सिर्फ ये पहला वाला जो है इसमें और इसमें अलग होगा। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज पर दी मोनोग्राफ, जैसा कि मोनोग्राफ में बताया गया उस तरीके से हम लोग क्या है उसका क्या कहते हैं उसको प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें आप कहेंगे कि मेंशन क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, अरे मान लीजिए हज़ारों दवाएं हैं तो किस दवा का मैं यहाँ पे मेंशन करूं, जिस दवा को आपको निकालना रहेगा, समझ रहे हैं ना, जिस दवा का आपको निकालना रहेगा, मान लीजिए आपको क्या कहते हैं डाइक्लोफेनेक का निकालना है तो डाइक्लोफिलेक लीजिए, उसके बारे में आपके फार्माकोपिया में जैसा बताया उसको ऐसे सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर करिए, उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे नेस्लर सिलेंडर में डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो क्या करेंगे एन डाइल्यूट, क्या करेंगे यहाँ पे कर दीजिए एन डाइल्यूट कर देंगे, नेस्लर सिलेंडर में डाल दिया सॉल्यूशन को, फिर 25 ml तक उसमें पानी भर देंगे, ठीक। और दूसरा जो इधर हम लोग ले रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसमें क्या करेंगे, तो टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर क्या कहते हैं लेड है, और उसमें से हम लोग 2 ml लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे और फिर उसको भी डाइल्यूट कर देंगे 25 ml तक, यानी 25 ml तक उसमें पानी भर देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, एडजस्ट दी pH बिटवीन 3 to 4 बाई एडिंग डाइल्यूट एसेटिक एसिड, ठीक है ना, और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो pH है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे कितना, कहाँ तक, तो 2 to 4, ठीक है ना, यानी उसको एसिडिक मीडियम बनाएंगे, उसको pH कम करेंगे कहाँ तक, 3 से 4 तक, ठीक है ना। pH स्केल आपने देखा होगा, तो अगर उसमें आपने थोड़ा सा एसिड डाला, अगर वो अभी मान लीजिए 5 है या 6 है, थोड़ा सा और एसिड डालेंगे तो हो सकता है 4 पे आ जाए वो, तो उसमें हम लोग कौन सा एसिड डालेंगे, तो एसिटिक एसिड डाल सकते हैं या अमोनिया सॉल्यूशन डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये करने के बाद फिर उसके बाद ये प्रोसीजर इसमें भी करेंगे और इधर वाले भी हमारे क्या कहते हैं नेस्लर सिलेंडर में करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, डाइल्यूट विद वाटर टू 35 ml, फिर उसके बाद हम लोग इसमें और पानी डालेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, 35 तक ले जाएंगे, यानी कि अलग से 35 ml नहीं, बल्कि जितना हो चुका है उसके बाद और उसमें पानी डाल के 35 ml तक कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एड फ्रेशली प्रिपेयर्ड 10 ml ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे, ये आपने पढ़ा ना उसके क्या कहते हैं प्रिंसिपल में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें भी 10 ml डालेंगे और इसमें भी 10 ml हाइड्रोजन सल्फाइड डाल देंगे। उसके बाद फिर इसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे कितना, 50 ml तक, ठीक है ना। उसके बाद फिर पानी डालेंगे और इसको 50 ml तक कर देंगे कंप्लीट। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर क्या कहते हैं कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कलर उसके अंदर डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब ये कि अब कौन सा कलर आएगा, आपने पढ़ा ना, या ब्राउनिश कलर आएगा, ठीक है ना। तो अगर ब्राउनिश कलर, ब्राउन जैसा कलर इसमें आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी लेड मौजूद है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर तो मौजूद नहीं है, इसमें तो होगा ही होगा, इसलिए कि हमने जो इसमें सॉल्यूशन लिया उसके अंदर पहले से ही लेड मौजूद है।
अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, जिसको ना इसको एकदम इम्पोर्टेंट में ले लीजिएगा, इसको कई बार पूछा है, ठीक है ना, इसको बार बार पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो हमारा आर्सेनिक गैस है उसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयंस के साथ में, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयंस के साथ में। तो फिर उससे क्या होता है, येलो स्टेन ऑन मरकरी क्लोराइड पेपर, तो उसकी वजह से येलो कलर के धब्बे पड़ते हैं किस पे, मरकरी क्लोराइड के पेपर पे। अब ये कैसे होता है अभी आपको दिखाऊंगा, जब इसका क्या कहते हैं एपरेटस, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो प्रोसीजर, इसका जो प्रोसीजर है अब तक जो आपने पढ़ा उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। इसके लिए एपरेटस अलग आता है, इसका प्रोसीजर अलग है। अब ये जो हम लोग ये रिएक्शन कराते हैं वो किसके प्रेजेंस में कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट। और ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसा कि पोटाशियम आयोडाइड हो गया या क्या कहते हैं स्टेनस एसिड हो गया, ठीक है ना। तो इनके प्रेजेंस में हम लोग क्या है, ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक। अब ये क्या कहते हैं, आप पूछेंगे कि रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो रेड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो समझिए कि किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी केमिकल से क्या कहते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करा देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 4 ऑक्सीजन है तो एक को निकाल के उधर भेज दिया, तो एक तरीके से उसने रेड्यूसिंग का काम किया, ठीक है ना। या अगर आके हाइड्रोजन जोड़ रहा है वो, तो हाइड्रोजन जोड़ता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट भी, उसको भी हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये याद रखिएगा, रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड या स्टेनस एसिड, ठीक है ना। स्टेनस एसिड इसका क्या कहते हैं सिंबल है H2SNO3, H2SNO3 याद रखिएगा, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। अब हमको क्या आपने पढ़ा है कि आर्सेनिक गैस के साथ में हम लोग रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयन का, लेकिन हमको आर्सेनिक गैस मिलेगा कहाँ से, ऐसे मिलेगा नहीं। तो हम लोग आर्सेनिक गैस पहले बनाते हैं, ठीक है ना, कुछ केमिकल्स को मिला के आर्सेनिक गैस रिलीज कराते हैं। तो चूंकि आर्सेनिक जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, आर्सेनिक एसिड की हालत में वो मिलता है हमको, ठीक है ना। आर्सेनिक जो होता है वो, जैसे मान लीजिए हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर आर्सेनिक है तो वो गैस के फॉर्म में नहीं होता है, अगर उसको हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो भी वो आर्सेनिक गैस के फॉर्म में नहीं होगा, किसमें होता है वो, आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में मिलता है। लेकिन हमको ज़रूरत क्या है, आर्सेनिक गैस की ज़रूरत है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट उसमें डालते हैं, ठीक है ना। रेड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आर्सेनिक एसिड को आर्सेनिक गैस बनाते हैं, ठीक है ना। रेड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको, इट का मतलब ये है कि आर्सेनिक एसिड को आर्सेनिक गैस में, ठीक। अब कैसे करेंगे, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे ये ना ये क्या है, H2 नहीं है, H3 है, ठीक है ना। जो आर्सेनिक एसिड होता है वो H3ASO4 होता है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका पूरा आर्सेनिक एसिड है। इसके साथ में हम लोगों ने रेड्यूसिंग एजेंट मिलाया, वो क्या है, स्टेनस एसिड। ये आर्सेनियस एसिड नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये स्टेनस एसिड है, ठीक है ना। ये जो आपने यहाँ पे पढ़ा कहाँ पे है, ये स्टेनस एसिड है, ठीक। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो फिर हमको क्या मिलता है, यहाँ पे भी H3 कर लेंगे, ठीक है। चूँकि यहाँ पे H3 है तो यहाँ पे भी H3 रहेगा, तो हमको क्या मिल जाता है, H3ASO3। यहाँ पे क्या था, O4 था, तो एक O इधर चला जाता है, यही तो रेड्यूस हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ से O एक रेड्यूस हो रहा है। अब हमको क्या मिल रहा है, आर्सेनियस एसिड, ये है आर्सेनियस एसिड, ठीक है ना। ये जो है ये आर्सेनियस एसिड मिल गया। अब भी हमारे ये काम का नहीं है, बल्कि हमको क्या चाहिए, आर्सीन गैस चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ और, यहाँ पे आर्सेनिक नहीं होना चाहिए, क्या है, ये आर्सीन होगा, ठीक है ना। क्या है, आर्सीन गैस होगा, ये आर्सीन गैस, ठीक है ना। ये आर्सीन भी कह सकते हैं या आर्सीन गैस कह सकते हैं। तो हमको चाहिए आर्सीन गैस, तो फिर हम लोग इसके साथ में इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयंस के साथ में इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, इस आर्सेनियस एसिड को आर्सीन गैस बना देगा, ठीक है ना। यहाँ पे है ना, आर्सीन गैस बना देगा। हम लोग क्या करेंगे, फिर इस H3 है ये, इसको ठीक कर लीजिएगा, H3SO3 को हम लोग क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन कराएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ASH3 मिल जाएगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आएगा, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब ये है कि ये गैस है और ये ऊपर को जा रही है अब उड़ के, ठीक है ना। ये क्या है, ये सिंबल होता है कि ये गैस है और ऊपर को उड़ के जा रही है। तो इसमें से क्या हुआ, जो ये O3 था वो इधर आ गया। आप कहेंगे यहाँ तो 3 है नहीं, तो 3 इधर से है, इस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो
तो अब हमको मिल गया यहाँ पे ये आर्सीन, यही हमको चाहिए था, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ऊपर जाएगा उड़ के, और जो हमारा ये मरकरी क्लोराइड पेपर है उसमें जाके टच होगा, उसमें जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, येलो कलर का धब्बा बनेगा, ठीक है ना। अब इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे, तो इससे पहले आप प्रोसीजर देखें, पहले आप जो एपरेटस यूज़ होता है उसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका एपरेटस है, ये इसका क्या कहते हैं समझिए, एक फ्लास्क है या एक बॉटल है, ठीक, ये इसका बॉटल हो गया, सॉरी यहाँ से ये, और यहाँ पे इसका रास्ता होता है, ये एक कॉर्क लगा रहता है, स्टॉप कॉर्क, ठीक है ना। और यहाँ से एक ग्लास की पाइप आती है अंदर, यहाँ पे एक छोटा सा सुराख होगा इसमें, ठीक है ना। ये पूरा पैक होगा, यहाँ से नीचे यहाँ पे एक सुराख होता है, ठीक। और फिर यहाँ पे बीच में ना कॉटन लगा रहता है, ठीक है ना, कॉटन लगा देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ये ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें दिया नहीं है कॉटन, हो सकता है इसके अंदर डाल दिया हो। फिर उसके बाद ये आपको 2 कॉर्क दिख रहे हैं, और इसी के बीच में हम लोग मरकरिक जो क्या कहते हैं क्लोराइड पेपर है, ठीक है ना, कागज़, मरकरिक क्लोराइड जो पेपर है वो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। अब जब इसमें हम, और जो हमारा केमिकल है वो सारा इसके अंदर हमने अलग अलग जो बताया ना, ये केमिकल, ये वो जो भी है सब केमिकल इसके अंदर मिला के इसमें डाल देते हैं, उनमें रिएक्शन होता है, फिर आर्सीन गैस बनता है, वो गैस इधर से आती है, और जो दूसरे गैसेज हैं वो आते हैं, तो इसको ये जो कॉटन है वहाँ पे वो रोक लेता है उसको, सिर्फ आर्सीन गैस ही ऊपर जाती है। और अगर आर्सीन गैस है तो वो ऊपर जाएगी, और इस क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं मरकरी क्लोराइड पेपर है उसके कांटेक्ट में आने के बाद फिर क्या होगा, उस पर धब्बे पड़ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग, और ये हम लोग केमिकल डालने के बाद 40 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग खोल के देखते हैं इस पर धब्बे हैं या नहीं है। अगर धब्बा है इसके अंदर तो फिर क्या, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, आर्सेनिक मौजूद है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, अगर आप 2 सॉल्यूशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड वाला, तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसमें आर्सेनिक पहले से मौजूद होगा, तो उसमें तो धब्बा आएगा ही आएगा, लेकिन हमको उसमें 2 की लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही से हमारा ये क्या है, काम चल जाता है। और इस एपरेटस को हम लोग बोलते हैं गट जिट, क्या बोलते हैं, गट जिट, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना। गट जिट एपरेटस बोलते हैं। ये पूछता है कि आर्सेनिक मतलब आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा क्या कहते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको शायद, ठीक है ना, तो इसको क्या नाम है, गट जिट, ठीक है ना। पूछता है कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं, तो कौन सा करते हैं, गट जिट यूज़ करते हैं। अब इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे वो सारा लिखा हुआ है कि क्या क्या कौन कौन से केमिकल्स वगैरह हम लोग मिलाएंगे इसमें, ठीक है। तो क्या है टेस्ट, यहाँ पे आप इसको ले लीजिए और इसको देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए खुद से, मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके मतलब इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या, उसको डिफाइन करिए। राइट द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, और इसके इसके स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है एरर, उसको डिफाइन करना है, और सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर क्या है उसको डिफाइन करना है, ठीक है ना। ऐसे क्या डिफाइन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। ऐसे क्या है व्हाट इज इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इम्प्योरिटी क्या होती है उसको डिफाइन करिए। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज क्या उसको बताना है। और क्या कहते हैं एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, और इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट क्या होता है फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, वो आपको बताना। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ऐसे उसके बाद आता है व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट क्या होते हैं जो आज ही आपने पढ़ा है। उसके बाद फिर क्या है गिव इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, इसकी क्या अहमियत है वो बताना है। उसके बाद है राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, आर्सेनिक एंड हैवी मेटल्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आपको 4-5 हैं तो हर एक को मैं तो कहूँगा प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर पूछता है आर्सेनिक के बारे में पूछ लेता है, क्लोराइड के बारे में, ठीक है ना, और हैवी मेटल के बारे में पूछता है। तो हैवी मेटल के अंदर लेड आ जाता है, आर्सेनिक भी हैवी मेटल के अंदर ही आ जाता है। अब महाराष्ट्र स्टेट में जो 2023 का पेपर था उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, तो उसमें क्या था एक्सप्लेन रिएक्शन एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ठीक है ना, याद रखिएगा आर्सेनिक के बारे में पूछ लिया। एंड ड्रॉ ए नीट एंड लेबल्ड स्केच ऑफ गट जिट, ये आ गया ना गट जिट एपरेटस। तो ये आर्सेनिक के लिए जो एपरेटस हम लोग यूज़ करते हैं उसका डायग्राम पूछा है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस एनी 3 डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, जो कि आपको पढ़ चुके हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद कर्नाटका पेपर जो है 2023 का, उसमें पूछा गया
विद ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ एपरेटस, ठीक। और क्या है, राइट द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, इसमें भी दे दिया हुई, ठीक है ना। तो इसको इसलिए मैंने आर्सेनिक को आपको डिटेल में पढ़ाया और ज़्यादा मतलब उसमें दिया मैंने आपको। ऐसे क्या, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, जो 3 तरह के एरर्स होते हैं, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, लिखवा रखा है आपको, ठीक है ना। तो वो हो गया। ऐसे क्या, राइट द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ये क्लोराइड का भी पूछ रखा है, ठीक है ना। उसके बाद हरियाणा में देखिए, ये 3 नंबर का है, 3M का मतलब 3 मार्क्स में पूछा था, और ये क्या है, ये 5 मार्क्स में पूछे गए थे क्वेश्चन। हरियाणा में क्या पूछा था, राइट 3 फैक्टर्स ऑफ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है ना। इम्प्योरिटीज़ के सोर्स क्या है, 3 फैक्टर्स लिखने हैं फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, दवाओं के अंदर। ऐसे क्या, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, देख रहे हैं ना, आर्सेनिक को मतलब अक्सर हर तीनों पेपर में आर्सेनिक को पूछ रखा है। उसके बाद BTUP, इसमें ना मतलब कमाल ही कर दिया। इसमें क्या पूछा, राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट के ऊपर एक नोट लिखिए कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन यार कितना लिखेगा, 5 हैं 6 हैं, किस पे लिखेगा। तो इसमें आपको ना मतलब हर एक का नहीं लिखना है आपको। इसमें लिमिट टेस्ट क्या होता है मैंने बताया क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि दो लेते हैं सैंपल, एक तो हमारे पास सैंपल जो मैंने बनाया उसको दूसरे के साथ में क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं, तो पूरा उसको कंपेयर कैसे करते हैं वो बता दीजिए। उसके बाद किसी एक का आप ना एग्जाम्पल के तौर पर जो भी आपको याद आ रहा एग्जाम्पल डाल के उसको डाल दीजिए। गुजरात बोर्ड में क्या पूछा था, गिव प्रिंसिपल एंड डायग्राम ऑफ एपरेटस ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, कमाल हो गया यार साला, हर एक में आर्सेनिक के बारे में पूछ रखा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का देखते हैं उसमें, तो राइट ए नोट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, हालांकि ये सिलेबस में है ही नहीं, इंडियन फार्माकोपिया पूछ लिया है, कुछ भी पूछ लेते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन प्रिंसिपल रिएक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, कमाल हो गया। डिफाइन इम्प्योरिटीज एंड एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, देख रहे हैं ये जो इसमें 2 क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो हर एक में पूछा है आर्सेनिक वाला। उसके बाद ये वाला जो पूछा था ये इसमें भी पूछा था, किसी में कहाँ गया, क्लोराइड वाला शायद कर्नाटका में पूछा था, हाँ कर्नाटका वाला में ये क्लोराइड वाला, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, रिएक्शन भी पूछता है और प्रिंसिपल भी पूछता है, ठीक ना। तो जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप करिएगा, उम्मीद है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये जो चैप्टर्स है थोड़ा सा ये मुश्किल है, आगे आप ना जो बहुत आसान होने वाला है। अगर आपने आगे का अभी पढ़ा नहीं है तो मैं आपको यहाँ से कह दूँ कि आगे के जो क्या कहते हैं क्लासिफिकेशंस है ना, उनको अभी से आप याद करना, रटना, अगर रट के आप याद करते हैं तो रटना शुरू कर दीजिए। क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के उसको याद कर लें, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जो इस तरीके से कर ले, वरना उसको बार बार रटना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तब जाके क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में रुकते हैं, ठीक है ना। तो अभी से क्लासिफिकेशन याद करना आप शुरू कर दीजिए, आगे के चैप्टर्स के भी, ठीक है ना। बाकी जब जिसका नंबर आएगा जिस चैप्टर का वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।